जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। ये अभी थोड़ा सा मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर जो मेरा था वो था आइसोटॉप्स के रिकॉर्डिंग। आइसोटॉप्स क्या चीज़ हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़, आइसोटोन्स क्या हैं, आइसोबार्स क्या हैं, वो मैंने पढ़ाया था। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, छोटा सा ही है। इसमें हम देखेंगे रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स के आइसोटॉप्स की रिलेटिव अबंडेंस के बारे में हम जानेंगे कि ये क्या चीज़ होती है। अब वर्ड रिलेटिव के ऊपर है। रिलेटिव का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि मवाजना से, उर्दू में अगर कहें। दूसरी बात हम कहेंगे एज कंपेयर टू। अब इस पॉइंट को समझना है। मिसाल के तौर पर मेरे पास 3 आइसोटॉप्स हैं, किसके? कार्बन के। C612, C613, C614। देयर आर 3 आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। अब इनमें हम एक दूसरे को कंपेयर करेंगे कि कौन सा आइसोटॉप्स नेचुरली ज़्यादा अबंडेंट है। परसेंट की बात हम कहेंगे कि अगर हम परसेंट कहें तो इसका मतलब है 100। टोटल अगर हम 100% रख रहे हैं तो उस 100% में किस आइसोटॉप की सबसे ज़्यादा नेचर के अंदर नेचुरली अकरेंस है, उसी को हम क्या कहते हैं? रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स। रिलेटिव का मीनिंग समझ लें, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा पॉइंट को समझने में आसानी हो जाएगी। रिलेटिव कहते हैं के मवाजना से, एज कंपेयर टू, यानी यहाँ पे कोई भी हमारा आइसोटॉप्स वो नेचर के अंदर दूसरे आइसोटॉप्स के मवाजने में कितनी मिकदार रखता है, वो क्या है? रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये सिंपल ही है। इस वर्ड के मीनिंग से आपको पता चल रहा होगा कि क्या बनती है। परसेंट नेचुरल अकरेंस ऑफ डिफरेंट आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट, कि किसी एक एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटॉप्स की नेचर के अंदर कितनी अकरेंस है, उसको हम कहते हैं रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स। मिसाल के तौर पर ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, 1H1, 1H2, 1H3। यहाँ पे तीसरा जो 1H3 वाला है वो मैंने नहीं लिखा। रीज़न क्या है? वो स्टेबल नहीं है, वो बेसिकली रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव होने की वजह से यहाँ हम उसको अबंडेंस में नहीं काउंट कर रहे। अब 2 हमारे पास आइसोटॉप्स बने, 1H1 और 1H2। अब देखें ये नेचुरली अकरेंस कितनी है इसकी। अगर हम पूरे एलिमेंट 100 के हाइड्रोजन एलिमेंट को 100 टोटल लें तो उसमें कितने परसेंट नेचुरली अकरेंस है 1H1 की? वो 99.98% है। और हाइड्रोजन 1H2 की कितनी है? 0.01%। इट्स मीन दैट कि जो हमारे पास 1H1 प्रोट्रियम है इसकी ये नेचुरली ज़्यादा अबंडेंट है एज कंपेयर टू, इसकी रिलेटिव अबंडेंस ज़्यादा है। यहाँ पे कार्बन की तरफ देखें तो यहाँ पे भी हमने C14 नहीं लिखा। उसकी रीज़न भी यही है कि जो C14 है ये रेडियो एक्टिव है और ये इस वजह से हमने उसको नहीं लिखा। पीछे कितने हमारे 2 आइसोटॉप्स बचे, उनमें एक कौन है? C612 और ये कितना है? 98.89%। और 13 जो है 1.107% है। अब इसमें नेचुरली अकरेंस जो अबंडेंस है वो किसकी है? ये कार्बन 12 की ज़्यादा है। और हमें पता है हर नेचर के अंदर हर आइसोटॉप्स की अपनी नेचुरली अकरेंस है या नेचुरली अबंडेंस है और वो दूसरे से डिफरेंट होती है। अब हमें ख्वाब आ गया है कि ये जो आपके पास अबंडेंस आई है ये कितनी है। अब ये किसी भी आइसोटॉप्स का जो मैसेज होते हैं या रिलेटिव अबंडेंस होती है, ये हम ये थ्योरेटिकली या एक्स्ट्रापोलेट अंदाजे से या कोई हमारे पास ये पीरों फ़कीरों वाला पैमाना नहीं है कि हम देख के बता देंगे कि इसके साथ ये हुआ, इसके साथ ये हुआ।
क्योंकि साइंस जो है ये फैक्ट्स पे बेस करती है, ये सुनी सुनाई बातों पे डिपेंडेंट नहीं है। तो इसलिए किसी भी आइसोटॉप्स की जो ये नेचर रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप है, ये हम खुद नहीं मेजर करते, बल्कि कैसे मेजर करते हैं, किसी भी आइसोटॉप्स के मैसेज को या रिलेटिव अबंडेंस को डिटरमिन किया जाता है किससे। ये एक हमारे पास टेक्निक है या एक मेथड है, ये एक फिनोमिना है, या एक पूरी इंस्ट्रूमेंटेशन है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। मैस स्पेक्ट्रोमीट्री, मैस स्पेक्ट्रोमीट्री के थ्रू इसकी किसी भी आइसोटॉप्स के मैसेज को और अबंडेंस को मेजर किया जाता है। अब एक और पॉइंट की तरफ आता हूँ, रिप्रेजेंटेटर क्या होता है। अब हमारी क्लास में एक CR बनता है, वो कौन से स्टूडेंट को बनाया जाता है, जो एब्सेंट रहता हो या वो वाला स्टूडेंट जो रोज़ाना क्लास के अंदर जिसकी प्रेजेंट हो, जिसकी अटेंडेंस मैक्सिमम हो। तो भाई क्लास का रिप्रेजेंटेटर उस स्टूडेंट को, CR उस स्टूडेंट को बनाया जाता है जो मोस्टली तौर पे एब्सेंट नहीं रहता और मैक्सिमम उसकी प्रेजेंस क्लास में होती है, मैक्सिमम उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। अब हमारे पास दो आइसोटॉप्स हैं, एक 1H1 है और एक 1H2 है, जिसकी नेचर के अंदर ज़्यादा अबंडेंस होगी जिस आइसोटॉप्स की, बेसिकली एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो उसी आइसोटॉप्स पे डिपेंड करेंगी। अगला पॉइंट मैंने यही लिखा है कि जो मोस्ट अबंडेंट आइसोटॉप होता है वो बेसिकली क्या करता है, किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करता है, या किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैक्सिमम किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं, मोस्ट अबंडेंट आइसोटॉप पे। अगले कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशंस हैं, फैक्ट्स हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। नेचुरली अकरिंग आइसोटॉप्स जो हैं वो 280 हैं। इन 280 में से रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की तादाद जो है वो 40 है। अब 300 अनस्टेबल रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स जो हैं वो आर्टिफिशियल वे में बना लिए गए हैं। ये रेडियो एक्टिविटी की डिसइंटीग्रेशन के रिजल्ट में 300 डिफरेंट अनस्टेबल रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं। और वो वाले एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर ऑड होता है, मिसाल के तौर पर ऑड नंबर आपको पता है 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, जो 2 का डिविजिबल नहीं होता, उनके मैक्सिमम 2 स्टेबल आइसोटॉप्स होते हैं। अब बच्चे सवाल करते हैं कि सर ये हाइड्रोजन के जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है, लेकिन इसके आइसोटॉप्स आप पढ़ाते हैं तो वो कहते हैं कि ये 3 है। भाई मैंने आपको पहले बता दिया है, अगर आपको ये याद हो कि इनमें जो स्टेबल आइसोटॉप्स हैं वो सिर्फ 2 हैं, 1H1 1H2। ये जो हमारे पास आइसोटॉप्स है ये स्टेबल नहीं है, ये रेडियो एक्टिव है। तो यही वजह से हमने ये पॉइंट लिखा कि वो वाले एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर ऑड है उनके आइसोटॉप्स जो होते हैं वो मैक्सिमम 2 स्टेबल आइसोटॉप्स होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर इवन होते हैं, अब इवन क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, यानी 2 या 2 का डिविजिबल जो 2 पे पूरे पूरे तकसीम हो जाते हैं वो इवन होता है नंबर। और ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर इवन होता है उनके ज़्यादा आइसोटॉप्स होते हैं, वो नेचर के अंदर उनके आइसोटॉप्स की तादाद ज़्यादा होती है। जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा, कैडमियम के कितने हैं 6, प्लाटियम के कितने हैं G6, और 10 के कितने हैं 11 आइसोटॉप्स, तो उन सब का एटॉमिक नंबर जो है वो इवन है। अब वो वाले आइसोटॉप्स जिनका मैस नंबर, ये मैंने पहले बता दिया है, जब आइसोटॉप्स की बात आएगी वहाँ एटॉमिक मैसेज नहीं लिखने, क्योंकि एटॉमिक मैसेज बेसिकली क्या है, एटॉमिक मैस क्या होता है, वो किसी आइसोटॉप का मैस नहीं होता, बल्कि वो क्या होता है, एवरेज ऑफ द मैस नंबर ऑफ ऑल आइसोटॉप्स। जितने किसी एक एलिमेंट के जितने आइसोटॉप्स होते हैं उनके मैसेज नंबर की हम एवरेज लें तो जो रिजल्ट आता है वो एटॉमिक मैस होता है। और एटॉमिक मैस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, वो आइसोटॉप को रिप्रेजेंट नहीं करता। जब हम आइसोटॉप्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ मैस नंबर लिखा जाएगा। ऐसे आइसोटॉप्स जिनका मैस नंबर 4 का मल्टीपल होता है, मसलन 16 है, ऑक्सीजन का मैस नंबर 16 है, 4 का मल्टीपल है, 4 4s are 16, सिलिकॉन 28 है, 4 7 बार 4 7 और 56, ये 4 का मल्टीपल है, 40 4 10
तो ये जो ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास 4 का मल्टीपल है वो अर्थ क्रस्ट का कितने % पोर्शन बना रहा है, 50% अर्थ क्रस्ट वो उस पर डिपेंडेंट होती है। लास्ट वाला हमारा पॉइंट है कि ऐसे आइसोटोप्स ये टोटल कितने नेचुरली हैं 280, उस 280 में 154 आइसोटोप्स ऐसे हैं जिनका एटॉमिक नंबर और मास नंबर जो है वो इवन होता है। आप इससे माइनस कर लें, जो बाकी बचेगा वो कौन होंगे, ऑड एटॉमिक नंबर और मास नंबर वाले। यहाँ पे हमारा एक बहुत ही लास्ट पे एक पॉइंट आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स गिव्स एग्जाम्पल। छोटा सा क्वेश्चन है और ये बोर्ड के पेपर में हर दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बोर्ड के पेपर में हर दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसकी तरफ मैं लेके आता हूँ कि ये क्या चीज़ है, मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स। मोनो का मतलब होता है वन, आइसोटोप आइसोटोप ही है, एलिमेंट यानी ऐसे एलिमेंट्स जिनका सिर्फ और सिर्फ एक आइसोटोप होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स। दोज एलिमेंट्स हैविंग ओनली वन आइसोटोप आर नोन एज मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स। इसके एग्जांपल में हमारे पास क्या आता है, आर्सेनिक AS, फ्लोरीन F, साथ मैंने सिंबल भी लिख रही हैं, बुक में नहीं लिखे हुए मैंने लिख दिए हैं ताकि आपको आसानी रहे। कहीं MCQ में पूछ भी लेता है, कहीं बोर्ड के पेपर में या इंटी टेस्ट में, तो आपको उसका पता होना चाहिए। आर्सेनिक AS, फ्लोरीन F, गोल्ड इसको हम अरम बोलते हैं AU, आयोडीन I, ये वाले वो वाले एलिमेंट्स हैं जिनका आइसोटोप एक होता है, इस वजह से इनको हम बोलते हैं मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन आता है इसमें से, बस कुछ MCQ पूछे जा सकते हैं इस हवाले से, या एक बार ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स। बाकी इनके अंदर जनरल इन्फॉर्मेशंस हैं, कोई MCQ वगैरह में पूछ सकता है, तो इसको आपका यहाँ तक ही हमारा काफ़ी है। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप कल इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास का टॉपिक है वो पढ़ाऊँगा, और उसके साथ मास स्पेक्ट्रोमेट्री के 2 पार्ट्स में मैं वो लेक्चर लूँगा। मे बी वो पार्ट 3 में भी 3 पार्ट्स में भी वो लेक्चर बन सकता है, ताकि हमारी वीडियो शॉर्ट रहे, ताकि टू द पॉइंट बच्चे को समझने के लिए आसानी रहे। तो अगर आप लोग ये चाहते हैं कि वो पूरी वीडियो मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री के हवाले से एक ही हमें लेक्चर मिले, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपको फिर उसी हिसाब से जैसे आपकी डिमांड होगी वैसा ही हम डिलीवर करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ आ रही होगी। खुश रहें, आबाद रहें, और जितना हो सकता है अपने लेक्चर जब सुन रहे होते हैं उसको नोटबुक पे और अपनी बुक सामने रखें और उसको साथ साथ लिखते जाएँ। पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट आ रहे होते हैं उनको मेंशन करते रहें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।